एसपी मैडम के शौहर को मरे हुए 2 साल गुजर चुके थे। एसपी मैडम चौराहे पर एक फकीर को रोज खैरात दिया करती थी। एक दिन फकीर ने मैडम से कहा, आप मुझसे निकाह कर लीजिए। फिर मैडम ने फकीर के साथ जो किया, लेकिन दोस्तों कहानी बहुत दिलचस्प है। कहानी वहां जाकर खत्म होगी कि आप सोच भी नहीं सकते कि असल में कहानी में फकीर ही निकला एसपी मैडम का शहर के सबसे मसरूफ चौराहे पर, जहां ट्रैफिक का शोर और हॉर्न की आवाजें हर लम्हा गूंजती थीं। एक सिग्नल था। इस सिग्नल पर हर सुबह एक खास नजारा देखने को मिलता। एसपी राधिका शर्मा, जिन्हें सभी एसपी मैडम के नाम से जानते थे, अपनी काली स्कॉर्पियो से उतरती थी और सिग्नल के पास बैठे एक फकीर को कुछ पैसे देती थी। यह उनकी रोज की आदत थी। फकीर, जिसका चेहरा मैला कुचैला था और जिसके कपड़े फटे पुराने थे, हर बार पैसे लेते वक्त सिर्फ सिर झुकाकर शुक्रिया अदा करता। राधिका उसे देखकर मुस्कुराती और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर थाने की तरफ निकल जाती। राधिका एक तेज, निडर और ईमानदार पुलिस अफसर थी। 2 साल पहले उनके शौहर विकास पाटिल, जो खुद एक कारोबारी शख्स थे, एक राजनाक हादसे में जान बहक हो गए थे। उनकी मौत ने राधिका को तोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने अपने दर्द को अपने काम में डुबो दिया। फिर भी हर सुबह इस फकीर को पैसे देना उनके लिए एक अजीब सी राहत का सबब बनता था। शायद इस फकीर की उदास आंखों में उन्हें कुछ ऐसा दिखता था जो उन्हें अपने माजी से जोड़ता था। एक दिन बारिश की हल्की फुहारों के बीच राधिका ने हमेशा की तरह फकीर को पैसे दिए, लेकिन उस दिन फकीर ने कुछ ऐसा कहा जिसने राधिका को चौंका दिया। उसने धीमी और करख्त आवाज में कहा, मैडम, आप मुझसे निकाह कर लीजिए। राधिका एक लम्हे के लिए ठिठक गईं। उन्होंने फकीर की तरफ देखा, जैसे वे जानना चाहती हों कि क्या वो मजाक कर रहा था या ये उसकी मायूसी की इंतहा थी। राधिका ने हल्के से हंसते हुए कहा, तुम भी ना कुछ भी बोलते हो, ये लो और पैसे, और जाकर कुछ खा लो। लेकिन फकीर ने पैसे नहीं लिए। उसने सिर्फ राधिका को गहरी नजरों से देखा और चुपचाप सिर झुका लिया। राधिका उस दिन थाने तो पहुंच गई, लेकिन उनका दिमाग उसी बात पर अटक गया। फकीर की बात ने उन्हें परेशान कर दिया था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उन्हें बार बार विकास की याद दिला रहा था। रात को घर लौटते वक्त उन्होंने सोचा, शायद मैं ज्यादा सोच रही हूं, वो तो बस एक फकीर है। अगले दिन राधिका ने फिर फकीर को पैसे देने की कोशिश की, लेकिन उसने फिर इनकार कर दिया। इस बार उसने कहा, मैडम, मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं, आप मुझे एक मौका दे। राधिका को गुस्सा आया। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, देखो, मैं तुम्हारी मदद करती हूं, इसका यह मतलब नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगे। अपनी हद में रहो। लेकिन फकीर ने हार नहीं मानी। उसने कहा, मैडम, मुझे मालूम है आपको लगता है कि मैं पागल हूं, लेकिन मेरी बात सुनिए। मैं आपके लिए कुछ ऐसा कर सकता हूं जो कोई और नहीं कर सकता। राधिका को उसकी बातों में कुछ अजीब सा इक्तिदार महसूस हुआ। उन्होंने उसे एक लंबी नजर से देखा और कहा, ठीक है, बताओ तुम क्या कर सकते हो। फकीर ने कहा, मैडम, शहर में एक बड़ा जुर्म होने वाला है, मैं आपको उसकी इत्तला दे सकता हूं। राधिका को हंसी आ गई। एक फकीर और जुर्म की इत्तला, लेकिन उनकी पुलिस वाली फितरत ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने कहा, अच्छा बताओ क्या इत्तला है। फकीर ने धीमी आवाज में कहा, कल रात मैंने सिग्नल के पास एक गोदाम में कुछ लोगों को हथियारों के साथ देखा। वे कोई बड़ा मंसूबा बना रहे हैं। उसने जगह और कुछ लोगों के हुलिये का भी जिक्र किया। राधिका ने उसकी बात को हल्के में लिया, लेकिन फिर भी अपने एक जूनियर अफसर को उस जगह की तफ्तीश के लिए भेजा। अगले दिन जूनियर अफसर ने राधिका को बताया कि गोदाम में वाकई कुछ शकनाक गतिविधियां थी। पुलिस ने छापा मारा और वहां से गैर कानूनी हथियारों की एक बड़ी तादाद बरामद की। राधिका हैरान थी। एक फकीर ने इतनी सही इत्तला कैसे दी?
उन्होंने अगले दिन सिग्नल पर फकीर से बात करने का फैसला किया। जब वे सिग्नल पर पहुंची, फकीर वहीं बैठा था। राधिका ने उससे पूछा, तुमने वो इत्तला कैसे दी? तुम हकीकत में हो कौन? फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, मैं वही हूं जो दिखाई देता हूं, लेकिन मैं इस शहर को आपसे बेहतर जानता हूं। उसकी बातों में एक राज था जो राधिका को और ज्यादा मुतजस्सिस कर रहा था। अगले कुछ हफ्तों में फकीर ने राधिका को कई छोटे बड़े जुर्मों की इत्तलाएं दी और हर बार उसकी इत्तला सही साबित हुई। राधिका अब उसे सिर्फ एक फकीर नहीं समझती थी, वे समझ गई थी कि इस शख्स के पीछे कोई बड़ा राज है। लेकिन वे ये भी जानती थी कि जल्दबाजी में उससे सवाल करना मुनासिब नहीं होगा। वक्त के साथ राधिका और फकीर के बीच एक अजीब सा रिश्ता बन गया। राधिका अब उसे पैसे नहीं देती थी, बल्कि उससे गुफ्तगू करती थी। फकीर कभी कभार ऐसी बातें करता जो राधिका को विकास की याद दिला देती। जैसे एक दिन उसने कहा, मैडम, आपको याद है आप कहती थीं कि बारिश में कॉफी पीने का मजा ही अलग होता है। राधिका चौंक गई। ये बात उन्होंने सिर्फ विकास से कही थी, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और हंसकर बात को टाल दिया। और अपने एक रात जब राधिका थाने से देर से घर लौट रही थी, उनकी गाड़ी अचानक खराब हो गई। बारिश तेज थी और सड़क सुनसान। तभी फकीर वहां नमूदार हुआ, जिसे वो पहले से जानता हो कि राधिका को मदद चाहिए। उसने गाड़ी ठीक करने में उनकी मदद की और कहा, मैडम, आप अकेली इतनी रात को ना निकला करें। उसकी आवाज में एक अजीब सी फिक्र थी। राधिका ने उस रात फकीर को अपने घर चलने को कहा। पहले तो उसने इनकार किया, लेकिन राधिका के इसरार पर मान गया। घर पहुंचकर राधिका ने उसे खाना दिया। खाना खाते वक्त फकीर ने कहा, मैडम, ये खाना, ये जायका मुझे बहुत पुरानी याद दिलाता है। राधिका का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उन्होंने उससे कुछ नहीं पूछा। अगले दिन राधिका ने अपने एक पुराने दोस्त और फोरेंसिक माहिर अर्जुन को बुलाया। उन्होंने अर्जुन को फकीर की तस्वीर दिखाई जो उन्होंने चुपके से खींची थी। अर्जुन ने तस्वीर को गौर से देखा और कहा, राधिका, इस शख्स का चेहरा मुझे जाना पहचाना लगता है, लेकिन मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकता। मुझे कुछ टेस्ट करने होंगे। राधिका ने अर्जुन से कहा कि फकीर के कुछ नमूने हासिल करे, जैसे उसके कपड़े या कोई चीज जिससे डीएनए टेस्ट किया जा सके। लेकिन राधिका उलझन में थी। वह नहीं चाहती थी कि फकीर को शक हो कि वे उस पर शक कर रही हैं। फिर भी उन्होंने एक मंसूबा बनाया। एक दिन राधिका ने फकीर को अपने घर बुलाया और कहा, मैं तुम्हें एक नई शुरुआत देना चाहती हूं, तुम यहां मेरे साथ रह सकते हो। फकीर ने पहले तो इनकार किया, लेकिन फिर मान गया। राधिका ने सोचा कि अगर वे फकीर को करीब रखेंगी तो शायद उसका राज खुल सके। राधिका के घर में फकीर का आना अब कोई अजीब बात नहीं रही थी। उसने अपना नाम रामू बताया था। राधिका ने उसे अपने घर के पिछले हिस्से में एक छोटा सा कमरा दे दिया था जहां वो रह सकता था। रामू ने पहले तो बहुत इनकार किया, लेकिन राधिका की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। राधिका का मकसद सिर्फ रामू की मदद करना नहीं था, वो ये भी समझना चाहती थी कि ये शख्स जो सड़कों पर भटकता है इतनी सही इत्तलाएं कैसे देता है। उसकी बातों में, उसके अंदाजे बयान में कुछ ऐसा था जो राधिका को बार बार विकास की याद दिलाता था, लेकिन वे इस ख्याल को बार बार झटक देती थी। विकास तो मर चुका है, वे खुद से कहती थी। अब रामू राधिका के घर में रहने लगा था, लेकिन रामू हर बार मुस्कुराकर कहता, मैडम, सिग्नल मेरी दुनिया है, वहां मुझे सब कुछ दिखता है, सब कुछ सुनाई देता है। एक दिन राधिका को थाने से एक फौरी कॉल मिली। शहर के एक बड़े कारोबारी ओम प्रकाश गुप्ता के गोदाम में आग लग गई थी। यह वही गोदाम था जहां कुछ हफ्ते पहले रामू की तला पर पुलिस ने छापा मारा था। राधिका फौरन मौके पर पहुंची। आग इतनी सख्त थी कि गोदाम का आधा हिस्सा जलकर राख हो चुका था, लेकिन वहां कुछ ऐसा मिला जिसने राधिका को चौंका दिया। आग में बचे कुछ कागजात में एक पुरानी तस्वीर थी, एक शख्स की जो राधिका के शौहर विकास से हूबहू मिलता जुलता था। तस्वीर के पीछे लिखा था, विकास 2018, गुप्ता एंटरप्राइजेस। राधिका का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने तस्वीर को अपने बैग में रख लिया और थाने वापस चली आईं। उस रात वे सो न सकी। क्या ये वाकई विकास था?
लेकिन ये कैसे मुमकिन था? विकास की मौत तो एक कार हादसे में हुई थी। पुलिस ने उसकी लाश की शिनाख्त की थी, फिर यह तस्वीर यहां कैसे? और ओम प्रकाश गुप्ता का इससे क्या ताल्लुक हो सकता था? अगले दिन राधिका ने रामू से इस बारे में बात करने का फैसला किया, लेकिन वो सिग्नल पर नहीं था। राधिका ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे हवा में गायब हो गया था। राधिका को फिक्र होने लगी, क्या रामू को कुछ हो गया था या उसने कुछ ऐसा देख लिया था जिसकी वजह से उसे छिपना पड़ा? शाम को जब राधिका घर लौटी, रामू उनके घर के बाहर बैठा था। उसका चेहरा थका हुआ था और उसके कपड़े गंदे हो चुके थे। राधिका ने उससे पूछा, रामू तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। रामू ने धीमी आवाज में कहा, मैडम मुझे कुछ काम था, आप फिक्र न करें। राधिका ने उससे तस्वीर के बारे में सवाल करने का इरादा किया, लेकिन फिर रुक गई। उन्हें लगा कि रामू अभी कुछ छिपा रहा है। उन्होंने सिर्फ इतना पूछा, रामू तुम ओम प्रकाश गुप्ता को जानते हो? रामू ने एक लम्हे के लिए राधिका की आंखों में देखा, फिर नजरें झुका ली। मैडम इस शहर में कौन किसे नहीं जानता, वो बड़ा शख्स है। उसके अंदाज में कुछ ऐसा था जो राधिका। विकास राव ने बताया कि रामू हर रात चौराहे के पास एक पुराने खंडहर में जाता है, जहां वो कुछ लोगों से मिलता है। राधिका ने खुद उस खंडहर का दौरा किया। वहां उसे कुछ पुराने कागजात मिले, जिनमें गुप्ता एंटरप्राइजेज के कुछ गैर कानूनी सौदों का जिक्र था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली चीज एक पुराना खत था, जिसमें विकास का नाम दर्ज था। खत में लिखा था, विकास तुम्हें सच छिपाना होगा, गुप्ता तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। राधिका का दिमाग सुन्न हो गया। क्या विकास वाकई जिंदा है या ये किसी और साजिश का हिस्सा है? उसने फैसला किया कि अब वो ओम प्रकाश गुप्ता से रूबरू बात करेगी, लेकिन उससे पहले उसे रामू से सच उगलवाना होगा। उसी रात राधिका ने रामू को अपने घर बुलाया। उसने विकास की तस्वीर दिखाई और सख्त लहजे में पूछा, यह कौन है रामू, और तुम असल में हो कौन? रामू ने तस्वीर को गौर से देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभर आई। उसने कहा, मैडम कुछ सवालों के जवाब वक्त ही देता है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपका कभी नुकसान नहीं चाहूंगा। राधिका को गुस्सा आ गया। उसने कहा, रामू अगर तुमने कुछ नहीं बताया तो मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगी। लेकिन रामू सिर्फ मुस्कुराया और बोला, मैडम अगर आप मुझे गिरफ्तार करेंगी तो वो सच कभी सामने नहीं आएगा जिसे आप तलाश रही हैं। उसी रात रामू ने राधिका को एक और अहम इत्तला दी। ओम प्रकाश गुप्ता के दफ्तर में एक खुफिया तहखाना है, जहां वो अपने सभी गैर कानूनी दस्तावेज छिपाता है। राधिका ने फौरन अपनी टीम को तैयार किया और वहां छापा मारा। तहखाने में उन्हें कई अहम सबूत मिले, हथियारों की तस्करी, काले धन को सफेद करने की कार्रवाइयां और कुछ ऐसे कागजात जिनमें विकास का नाम बार बार दर्ज था। छापे के बाद ओम प्रकाश गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन राधिका का दिल अब भी उलझन में था। रामू अब और भी राजनाक हो चुका था। वो कभी कभी रात को गायब हो जाता और सुबह ऐसे वापस आता जैसे कुछ हुआ ही ना हो। राधिका ने अपने फोरेंसिक दोस्त अर्जुन को रामू का डीएनए टेस्ट करने के लिए कुछ नमूने दिए, लेकिन नतीजे आने में वक्त चाहिए था। फिर एक दिन राधिका को एक अनजान नंबर से फोन आया। दूसरी तरफ एक भारी और सख्त आवाज थी, एसपी मैडम आप बहुत होशियार हैं, लेकिन सच के करीब जाने की कीमत उसे लगा कि अब रामू से आमने सामने बात करना ही आखिरी रास्ता है। उसने अपनी सर्विस रिवॉल्वर को चेक किया, फोन में ट्रैकर ऑन किया और कार में बैठकर कारखाने की तरफ रवाना हो गई। रात की तारीकी और सन्नाटा कारखाने को और भी भयानक बना रहा था। राधिका को अंदाजा नहीं था कि आज की रात उसकी जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदलने वाली है। राधिका ने खामोशी से कारखाने के पिछले दरवाजे से अंदर घुसने की कोशिश की। अंदर का नजारा देखकर वो चौंक गई। रामू एक पुरानी मेज के करीब खड़ा था और उसके सामने एक शख्स खड़ा था जिसे राधिका फौरन पहचान गई। अजय गुप्ता, ओम प्रकाश गुप्ता का भाई। अजय को पुलिस ने कभी गंभीरता से नहीं लिया था, क्योंकि वो हमेशा अपने ताकतवर भाई के साए में दबा रहा, मगर उस वक्त वो रामू पर गुस्से से बरस रहा था।
राधिका ने छिपकर उनकी बातें सुनी। अजय चीख रहा था, तुमने मेरे भाई को जेल भेजा और अब मेरे सारे मंसूबे बर्बाद कर दिए। आखिर तुम हो कौन? तुम्हें यह सब कैसे मालूम हुआ? रामू ने पुरसुकून आवाज में जवाब दिया, अजय, तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी, मगर तुम भूल गए कि मैं विकास पाटिल हूं। मैं जिंदा हूं और अब तेरा खेल खत्म करने आया हूं। राधिका का दिल एक लम्हे के लिए रुक सा गया। विकास पाटिल, उसका शौहर? वो तो मर चुका था। मगर रामू की आवाज, उसका इख्तिदार, सब कुछ अब साफ हो रहा था। राधिका का दिमाग तेजी से सोचने लगा, क्या यह सच है? क्या रामू वाकई विकास है? उसने खुद को संभाला, अपनी रिवॉल्वर निकाली और सामने आकर बंदूक अजय की तरफ तान दी। वो बोली, हाथ ऊपर करो अजय, और तुम रामू या विकास, अब सच बताओ। रामू यानी विकास ने राधिका की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, खुशी, गम और सुकून का इम्तिजाज। उसने आहिस्ता से कहा, राधिका, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता था, मगर पहले हकीकत का पता लगाना जरूरी था। अजय ने मौके का फायदा उठाने की कोशिश की और जेब से बंदूक निकालने लगा, मगर राधिका ने फौरन गोली चलाई। गोली सीधे उसके हाथ पर लगी और वो बंदूक उसके हाथ से छूट गई। अजय दर्द से कराहता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। राधिका ने तुरंत अपनी टीम को अंदर बुलाया, जो बाहर मुंतजिर थी। अजय को हथकड़ियां पहनाकर ले जाया गया। अब कारखाने में सिर्फ राधिका और विकास बचे थे। राधिका ने विकास की तरफ देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोली, तुम जिंदा थे तो मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने 2 साल तक तुम्हारे लिए आंसू बहाए विकास। विकास ने नरमी से कहा, राधिका, मुझे माफ कर दो। मुझे लगा कि तुमने मेरे साथ धोखा किया। मुझे शक था कि मेरी मौत की साजिश में तुम भी शामिल हो। फिर उसने पूरी कहानी बयान की कि कैसे अजय गुप्ता ने उसके कारोबार पर कब्जा करने के लिए उसे मारने की साजिश की थी, कैसे उसने नशा देकर विकास की कार का हादसा करवाया, मगर विकास मोजिजनाक तौर पर बच गया। फिर उसने अपनी मौत का यकीन दिलाकर बेकारी का रूप धार लिया ताकि हकीकत को जान सके। चौराहे पर बैठकर उसने शहर की हर हरकत पर नजर रखी और जब उसने राधिका को करीब से देखा तब उसे यकीन हो गया कि वो बेकसूर है। राधिका की आंखों से आंसू थमे नहीं। उसने विकास को गले लगाया और कहा, तुमने मुझे बहुत दुख दिया, लेकिन मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहती। विकास ने उसे मजबूती से गले लगाया और कहा, राधिका, अब मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मगर पहले हमें अजय और उसके नेटवर्क को जड़ से खत्म करना होगा। अगले कुछ हफ्तों में राधिका और विकास ने मिलकर अजय के पूरे गैर कानूनी नेटवर्क को तबाह कर दिया। विकास ने दुनिया के सामने अपनी असली शिनाख्त जाहिर की और राधिका के साथ नई जिंदगी की शुरुआत की। चौराहा, जो एक वक्त में उनके दुख और राज का गवाह था, अब उनकी मोहब्बत की निशानी बन गया। कभी कभी राधिका मुस्कुराकर कहती, तुम भिखारी बनकर बहुत अच्छे लगते थे, कभी कभी वो पुराना रामू वापस लाओ। विकास हंसते हुए जवाब देता, राधिका, अब मैं सिर्फ तुम्हारा विकास